सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे कर्नल साहब से। इसी में आकर जो सेना में जो पहले चल रहा था वो सही चल रहा था या गलत चल रहा था, लेकिन अभी बदलाव आ रहे हैं, ये सही है गलत है, ये बदलाव होना जरूरी है क्या या नहीं जरूरी है। अभी नया आने वाला जो सोल्जर है वो कैसा रहता है और यूनिटों का जो हालत क्या है, इसी का बारे में जो सारा जानकारी अपना कर्नल साहब से ले लेंगे। उनका वीडियो देखते हुए अपना कैप्टन साहब ने वीडियो बनाया है, वो सारा जानकारी हम लोग ले लेंगे। अभी आज हम साथ हैं कर्नल राजीव भरवन जी के, और आज हम उनके 21 साल के सर्विस के दौरान जो अचीवमेंट हैं, जो उन्होंने अपनी सर्विस में रहते हुए देश की सेवा की, उस पर चर्चा करेंगे। और आज जो वो लाखों युवाओं का भविष्य सुधार चुके हैं। अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, जब गूगल करेंगे आप तो सिर्फ कर्नल साहब लिखेंगे, उससे पहले सर का नाम आ जाता है। तो सर, सबसे पहले तो आपने देश को 21 साल दिए अपने जीवन के बहुमूल्य, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको जय हिंद। जय हिंद। आपको भी लोकेंद्र जी, आपने मुझसे ज़्यादा सर्विस करी है, आपने 30 साल दिए हैं सेवा में से, तो आपको भी जय हिंद। थैंक यू सर। एक छोटी सी चीज़ और बोलूँ इससे पहले आप बोलेंगे। लाखों युवाओं का प्यार है, मैं मानता हूँ, और मैं अपने लिए मानता हूँ इट इज़ माई गुड लक कि लोग प्यार दे रहे हैं। लोग प्यार देते हैं तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है सर कि वो लोग कह रहे हैं। बट इनफैक्ट जितना वो हैं उतना ही पागल मैं भी हूँ यूथ को लेकर के। सर छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक ना, मैं ज़्यादा पागल उनसे ज़्यादा उनके पीछे। सर ये आपका बड़प्पन है और ये आपकी अपने समाज के प्रति जो दायित्व है आप उसे निभा रहे हैं, और ऐसा सबको करना चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ मैं अपनी तरफ से लोकेंद्र जी। मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि आपके 21 साल के सर्विस के दौरान हाँ जी, ऐसी कौन सी एक घटना है जिससे आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती हो? सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है मुझे। जी सर। सबसे ज़्यादा संतुष्टि मुझे इस चीज़ से है कि कोई अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ, जिस जिस जगह रहा, चाहे नॉर्थ ईस्ट में रहा, JNK सेक्टर में रहा, है ना, UN में रहा, वो भी अबई और अपना सूडान में, साउथ सूडान में रहा, दिमाग पे पूरी तरह जोर डालने के बाद में भी याद नहीं आता ऑपरेशंस ऑब्लिक ट्रेनिंग, कि कहीं पे ऐसा कोई वाक़या हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई हो जहाँ पे मतलब मेरे किसी इंडिविजुअल की, है ना, जान गई या किसी को चोट लगी या खरोंच आ गई हो। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, है ना, सेटिस्फैक्शन, जिसके लिए हर रोज़ मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, कि पीछे मुड़ के देखता हूँ तो छाती पे वजन महसूस नहीं करता कि किसी के घर से कोई बंदा गया या किसी को कभी चोट लगी। ट्रेनिंग थी, बहुत दबा के रगड़ दो सभी अच्छे से, चील दूंगा, है ना। चोट लगी, बंदों के अपेंडिसाइटिस और का ऑपरेशन है, कपड़े लपेट के खून से लग पाता है जी, बट फिर भी दौड़े उसके बाद में लोग 70-80 के, मरने फिर भी नहीं दिया किसी को, और बंदे ऐसे खड़े थे, बिल्कुल चोट नहीं लगी किसी को, किसी की टूट फूट नहीं है, किसी की जान नहीं है। वो सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ा मेडल, सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन यही है कि नींद अच्छी आती है। वेरी गुड सर। फिट है जब पीछे देखता हूँ, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आई लुक बैक, आई रिमेंबर एंड आई फील ग्रेटफुल टू गॉड। आज के दौर में हाँ जी, एक रिफॉर्म्स का दौर चल रहा है। आए दिन सुनने में मिलता है कि सेना के अंदर ये बदलाव हो रहा है, सेना के अंदर वो बदलाव हो रहा है। ये जो सेना के अंदर बदलाव हो रहे हैं, हाँ जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके अंदर क्या कहूँ? अभी देखिए, बदलाव की डेफिनेशन है ना, मैं कहता हूँ हमेशा है कि इंग्लिश में बड़ा अच्छा कोट है, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज ना, बी द चेंज। आप बदलाव लाना चाहते हैं, पहले खुद बदलाव बनिए। बदलाव हर आदमी चाहता है, बट बदलाव लाना बहुत कम लोग चाहते हैं, है ना। सबको चेंज चाहिए। मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ, दो चीज़ें हैं, यू वांट चेंज और यू वांट टू चेंज। वांट चेंज, सारे हाथ खड़ा कर देंगे, हाँ मुझे बदलाव चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू चेंज, उसमें आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। बदलाव की डेफिनेशन भी लोगों की अपनी है। कुछ लोग कहते हैं नए हथियार आ गए हैं, आगे सो वॉट, हथियार नहीं थे जनता के पास में भी, लट से तभी जनता लड़ी रही थी, फिर उसके बाद में और हथियार आ गए। आजकल तो बटन दबाओ, सेटिंग कर दो पोजीशन, बम उधर ही जाके करता है, ठीक है। बट एट द एंड ऑफ द डे, आज से 50 साल पहले भी वही हकीकत थी, आज भी वही है, 50 साल बाद भी बनेगी। हथियार के पीछे जो बंदा खड़ा है, फ़र्क वो डालेगा। बटन सही टाइम पे दबाया, बटन सही जगह दबाया, गोली मारी तो इनोसेंट नहीं मरा, सही आदमी को ठोक दिया। सो इट इज़ ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन। रिफॉर्म्स की डेफिनेशन मेरी ये नहीं है कि आपने ना भाई नए हथियार लेके आ गए, नई पॉलिसी बना दी, ठीक है, नई यूनिफॉर्म लेकर के आ गए। काबिलियत में क्या फ़र्क पड़ा, मेरा सवाल वही रहता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बोला है भाई यूनिफॉर्म नहीं आ गई, ठीक है, अलग अलग नज़रिया है। एक नज़रिया ये भी हो सकता है देखने का
कि यूनिफॉर्म नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मेरी यूनिफॉर्म नई थी, बिल्कुल सही तरीके से कैरी करता था, अच्छे से पहनता था, फिजिकली फिट था, मुझे नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कहता नहीं, इससे गर्मी में आपको थोड़ा ठंडा मिलेगा, ठंड में आपको थोड़ी गर्मी लगेगी। फालतू बकवास है। फौजी आदमी हूँ, हड्डी खाल मजबूत बना के ट्रेनिंग है, दोनों मौसम में सही रगड़ा गया हूँ। यूनिफॉर्म जो भी दे दो, मेरी काबिलियत पहले भी ठीक थी, ये यूनिफॉर्म पहन के भी ठीक है, कल को नहीं आएगी उसमें भी करूँगा। बट व्हेन आई पास सम ऑर्डर में बोलूँगा कि यार ये बंदा जवान है। अब जब नई यूनिफॉर्म आएगी, मैं एक तो उसको सेरेमोनियल के लिए तैयार करनी पड़ेगी जी, एक उसको नॉर्मल मेंटेन ड्यूटी के लिए होगी, एक गार्ड ड्यूटी और किसी और के लिए। तो 2-3 पेयर जब तैयार करेगा, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेकिन कुछ तो लगेंगे, थोड़ा बर्डन तो बढ़ेगा। बर्डन तो पड़ा। बट मैं ये जानना चाहता हूँ वो यूनिफॉर्म चेंज करने से, ठीक है, मैं मेरी सर्विस के दौरान 3-4 तो मैंने देख लिया, कभी अंदर हो जाती है, कभी बाहर आ जाती है। इतना कन्फ्यूजन यूनिफॉर्म को लेके क्यों है कि भैया अंदर टक इन करना है, बाहर लूज छोड़नी है ना, बेल्ट ऊपर से बांधनी है, नीचे से बांधनी है। क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, या तो पहन लो ऊपर से या नीचे से, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे, ऐसे कॉन्फिडेंस मेरा तो हिलता है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद में एक आदमी पहले मोटा था, ठीक है, यूनिफॉर्म चेंज हो गई, उसके बाद में भी उसका पेट है वो ओवरवेट है। फ़र्क किधर पड़ा? पहले बीपीटी में फेल हो रहा था, अब यूनिफॉर्म चेंज होगी, फेल अभी भी हो रहा है। यूनिफॉर्म जो भी हो, मेरे लिए बंदा मैटर करता है। पहले यूनिफॉर्म थी, मेरे को तब भी एक्सीलेंट में चाहिए था। यूनिफॉर्म नहीं आ गई, अभी भी मेरे को एक्सीलेंट में चाहिए। हथियार है, पहले छोटा था, बड़ा आ गया। पहले भी फायरिंग में फेल था, अभी भी फेल हो रहा है। पहले भी उस हथियार के साथ में भी बुल में ठोक देता था, अभी भी ठोक रहा है। बजाय रिफॉर्म्स की डेफिनेशन के लिए ना, चेंज करने की जो डेफिनेशन है रिफॉर्म्स, मेरा वो है हर जगह आपको ऑफिसर चाहिए। क्यों चाहिए ऑफिसर? जेशो साहब है, जेशो साहब पार्टी ऑर्गेनाइज कराने के बजाय आप ब्रीफिंग में खड़ा कर दो। एक आदमी होता है, आपने भी देखा हो सर्विस के दौरान, कुछ आदमी होते हैं वो हर जगह ब्रीफिंग के लिए पाया जाएगा, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे जेसी हो, चाहे और कोई और हो अहदेदार। मैं कहता हूँ आप इतनी काबिलियत पैदा कर दो कि हर जगह जवान खड़ा होकर ब्रीफिंग दे। जिस यूनिट में जवान ब्रीफिंग दे सकता है, सीनियर ऑफिसर को, जेसीओ को कौन रोकेगा, ऑफिसर को कौन रोकेगा? बट एक इंग्लिश बोलने वाला एक अच्छा है, वो हर जगह ब्रीफिंग में मिलेगा। क्यों? बीपीटी अगर आपने दौड़ानी है, बीपीटी के अंदर एडम इंस्पेक्शन के लिए कोई आता है, वो कहता है हम टिक मार्क करेंगे यूनिट में कौन कौन दौड़ेगा, और रैंडम कर देता है 30-40 ये दौड़ेंगे। कई लोग होते हैं जो कहते हैं मोटे लोगों को छुट्टी भेज दो, मोटे लोगों की ड्यूटी इधर उधर लगा दो। वाई स्टेज मैनेजर? मैं कहता हूँ पूरी बटालियन खड़ी है, पूरी बटालियन दौड़ेगी, आपके साल भर था ट्रेनिंग की तैयारी कराने के लिए जी, तो 30 आदमी किस लिए? आप पूरे दौड़ाओ, 1000 आदमी, रिजल्ट तो तभी निकल के आएगा कौन पास कौन फेल, कितनी तैयारी हुई है। 30 आदमी 40 आदमी है ना, कोई भी मैनेज कर लेता है। सही बात रिफॉर्म वो है, आप काम करने का तरीका चेंज करो। मेरा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी के साथ में वो तो आई जाएंगी, नई तरह की गाड़ियाँ, नई तरह के हथियार, नई तरह की यूनिफॉर्म। बट रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि भैया पहले लोग कम खुश थे, लेकिन अभी हमने कुछ ऐसा माहौल बनाया है कि अब लोग ज़्यादा खुश हैं। पहले लोगों की परफॉर्मेंस थोड़ी कम थी, लेकिन अभी परफॉर्मेंस ऊपर गई है। जी, दैट इज़ अ रिफॉर्म। यूनिट के अंदर भैया माहौल पहले थोड़ा सा ऐसा था, लेकिन अभी तो भैया एकदम मस्त माहौल है। ठीक है, पहले भैया कंप्लेन करने वाले भैया फौज के अंदर अनॉनमस लिस्ट डालने वाले 100 लोग थे, आज की तारीख में एक है या एक भी नहीं है। वो है रिफॉर्म। आप देख लीजिए आपके टाइम के अंदर सर कितने केसेस आपने देखे हैं अपनी 30 साल के सर्विस के दौरान, जहाँ पे जवान खड़ा होकर के कंप्लेन करता था, ऑफिसर कंप्लेन करता था, आपने सुने? बहुत कम, बहुत कम। और आजकल भरमार है। भरमार है, वो फौज के अंदर रहते हुए भी और फौज के बाहर जाने के बाद में भी। पहले आदमी कंप्लेन नहीं करता था। पहले आपके टाइम में तनख्वाह कम थी, रिसोर्सेज कम थे। रिफॉर्म के नाम पे बैरक अच्छी हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, चाहे ऑफिसर मैस हो, कहीं पे भी हो। बट पहले से तो बेहतर ही है। मेरे पास तो जब मैं 3 महीने रहा, शुरू में जब पहुंचा यूनिट में बैरक में, तो लालटेन होती थी, बट खुश था मैं भी और मेरे साथ वाले भी। जी, ठीक है, बट अब नहीं है खुश। पहले घर से चिट्ठी आती थी, चिट्ठी पहुंचते पहुंचते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आजकल एक छोटी सी बात है, सीधा घर में जो बॉर्डर पे खड़ा उधर जाता है फ़ोन कि भैया घर में ये इशू है, आदमी वहाँ पे सुसाइड कर लेता है। इसी पर मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले हम एक महीना हो जाता था जब चिट्ठी को हमको जवाब मिलता था। हाँ जी। तब तक जिसने घर में बीमारी का जिक्र किया है वो ठीक भी हो गया, हमको तब पता चला। आज हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हमको पल पल की खबर मिलती रहती है। हाँ जी। लेकिन आज हमारे बीच में डिप्रेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज नॉट गुड। यस यस, दूसरा डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रेट्रिसाइड हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, अब मैं किसी भी लिहाज से देखता हूँ, मैं जब फौज में आया था और जिस दिन मैंने फौज छोड़ी है, बहुत फ़र्क देखता हूँ। पहले जब फौज के अंदर आए थे तो मैंने केस क्या आता था, जो केस होता था, छुट्टी से आदमी लेट है, एक ही होता था। क्यों? उस समय फ़ोन नहीं थे, सब मैंने कोशिश की थी, फ़ोन नहीं मिला। यूनिट में कहीं फील्ड में बैठी है, कोई बात नहीं, तू लेट है भैया तो आ जा, तेरे को प्रसाद मिलेगा। ठीक है, एक ही होता था।
दूसरा ये हो गया कि दारू पी के किसी एक आदमी ने, है ना, आदमी में माता आ गई, उसने चमत्कार दिखा दिया, बोला कि भाई ठीक है भाई, तो वो लाओ उसके सामने, बड़ी तूने बदमाशी करी है, रगड़ दो। बाकी और तो मैंने कुछ सुना नहीं इससे ज़्यादा। आज की तारीख में तमाम तरह की वैरायटी देखता हूँ। पहले एक केस नहीं सुना कभी डिवोर्स का, आज की तारीख में दुनिया भर के केसेस हैं डिवोर्स के, अक्रॉस द रैंक है जी। ऑफिसर से लेकर जवान तक शुरू हो जाइए, दुनिया भर के केसेस हैं, फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस के लेकर के, है ना, अपना डिवोर्स के केसेस लेके। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जी, सारी चीज़ें ज़्यादा पता हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। बहुत छोटी छोटी बेसिक्स हैं। पहले क्या होता था, सीओ होता था, मेरे पहले सीओ थे, गॉड ब्लेस, लेट जनरल रवि थोड़ गए जी। क्या शेर आदमी थे सर। मतलब सीओ कभी एक बार ब्रिगेड में जाता था, कभी महीने में या 2 महीने में ना, तो लगता था हल्ला हो जाता यूनिट, भाई सीओ ब्रिगेड गए, कोई बहुत बड़ी बात होगी। आजकल क्या होता है, सारे टाइम ब्रिगेड में ही रहते हैं, रूटीन हो गया। बीच बीच में कभी गेस्ट अपीयरेंस में यूनिट में आता है देखने के लिए, सारे टाइम कुछ कॉन्फ्रेंस में ही होता है। ग्राउंड पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सीओ वगैरह का मैं देखता था, वो सारे टाइम ऑफिस खत्म किया, फटाफट निपटा के आधे 1 घंटे में फिर ग्राउंड पे होते थे। फायरिंग देखने जा रहे हैं, कंपनी में चले गए, इसको चलो इधर चलो। ऑफिस के अंदर कार्रवाई ज़्यादा होती है, ऑफिस के बाहर कम है। ये चेंजेस आए हैं पहले जी। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ऐसा करते हैं, ओवरऑल माहौल ही ऐसा, किसको जिम्मेदार ठहराओ मालूम नहीं है ना। बट ऐसा भी नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर सॉलिड काम कर रहे हैं सर। बट कुछ ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, एक जेनरिक पिक्चर की फ़र्क तो आया है सर। पहले कंप्लेंट्स बहुत कम होती थी, अभी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा है जी, है ना। पहले कंप्लेंट सुनी भी कम जाती थी, कोई प्रॉब्लम बताता था, हाँ तो नहीं सब कुछ नहीं। पहले टाइम बहुत ज़्यादा था यूनिट में एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, है ना। चाहे इंटर बटालियन कॉम्पिटिशन है, इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं, अभी लोग बहुत गिनती के दिखाई देते हैं, सारे बाहर इधर उधर ड्यूटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा हैं, लोगों की कंप्लेंट रहती है बहुत ज़्यादा। तो ग्राउंड पे लोग कम हैं पकड़ के अंदर। पहले बिल्कुल सारे बंदे जब बैठते थे सैनिक सिविलियंस हो तो दिखाई देते थे कि हाँ भी फौज बैठी हुई है। आजकल सारे तेतर बेतर मिलते हैं, आज सेरेमोनियल्स ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी ज़्यादा आ गई है या इंगेजमेंट ज़्यादा आ गया एंगेजमेंट है? ज़्यादा है, कम कर सकते हैं हम लोग, करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। कमांडर देखिए, फौज के अंदर मेरा मानना है गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स एंड ऑल फ्लोज फ्रॉम टॉप। सर, एक अहदेदार अगर अच्छा है, चाहे वो सीएचएम हो, चाहे सीनियर जेसीओ हो, चाहे कंपनी कमांडर हो, कमांडिंग ऑफिसर हो, जैसे ऊपर जाते जाएंगे, जी। डिवीजनल कमांडर हो, जो भी हो, एक हुक्म अगर ऊपर से अच्छा आएगा, कई लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आएगा। ठीक है, एक पॉलिसी ऊपर से अच्छा आएगी, नीचे तक बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, बात तो एक ही बताई जाती है देखो, बट नीचे आते आते उसका इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कमज़ोर हो जाता है। जी। जो आदमी एक्चुअल में बैठा है ग्राउंड पे, वो आदमी कैसे फ़र्क डालता है वो मायने रखता है। एक अच्छा सीएचएम है तो भैया वो अपनी कंपनी के ना प्लेटून को मजबूत रखेगा, कंपनी को मजबूत रखेगा। एक सीनियर जेसीओ कंपनी कमांडर मजबूत है तो वो अच्छे से देखेगा। मैं तो बहुत बेसिक सी चीज़ पूछता हूँ, मेरे को कोई मिल जाता है ऑफिसर या कोई भी आजकल, मैं भी ऑथराइजेशन स्केल का जवान के राशन का, जी। मैं लाइफ साइकिल क्या है कपड़ों की, जूतों की, बताना ज़रा कोई 3 आइटम। मैं तुम्हारे कंपनी के अंदर कितने वो हैं कंपस, ऑथराइज कितने हैं, सर्विसेबल कितने हैं, रिपेयर के लिए कितने हैं, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फंक्शनल कितने हैं, बताना ज़रा। मालूम नहीं। छुट्टी में कितने लोगों ने काटी यूनिट के अंदर में, तुम्हारी कंपनी के अंदर सबसे नया जवान कौन सा है, लेटेस्ट जो भी आया है, कम सर्विस वाला, और सबसे बुजुर्ग एनसीओ कौन है, उसके घर में डिटेल क्या है, बताना ज़रा। किसी को कुछ नहीं पता। नहीं, करने वाला करते हैं, अब मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको पूरी डिटेल का। लेकिन आज बट जो नहीं अगर रखता ना, तो उसको ही नीड टू थिंक, उसको फिर सोचना चाहिए। यहाँ पीछे से अगर किसी ने बोले जैन साहब, तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आवाज़ से पता लगना चाहिए कौन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ठीक है। मैं अपने ऑफिसर को, कंपनी ऑफिसर को कैसे ट्रेन करता था, खुद को कैसे ट्रेन करता था, नंबर देखते थे बिल्कुल कि नंबर लिखा गया। किसी को बोल रहे धन बहादुर, तो मालूम है कि भैया अल्फा कंपनी में भैया 7 धन बहादुर है। जी। एक 71 है, एक 43 है, एक ये है कि ये है, वो है, ये नेपाल का रहने वाला है, दार्जिलिंग का रहने वाला है, ये भैया देहरादून का रहने वाला है। टिप्स पर रहते थे, नंबर से पता होना चाहिए 71 कौन सा है, 43 कौन सा है, 44 कौन सा है, 45 कौन सा है। ठीक है। और सीएचएम की ड्यूटी लिखे, मैं भी तूने नाम ये लिखा हुआ है, नंबर तेरा गलत नहीं लिखा हुआ। जी। सिंगल सब गलती हो गई, मैं भी ठीक करता हूँ, कर यार ठीक है उसको। मैं भाई नंबर का हिसाब किताब ठीक रखा हुआ है, नाम तो दूर की बात है, जी। तो पता होना चाहिए। कमांड भी कर रहा था, मैंने कहा भाई स्टोर खोलना ज़रा, मैं दुनिया भर का ये रखे हुए कपड़े इशू क्यों नहीं किए, सब कोई लेने आया नहीं, ये बकवास मेरे को नहीं सुना, लेने नहीं आया। 2 घंटे टाइम दे रहा हूँ, इशू हो जाना चाहिए, जिसका जो जो आइटम है खाली चाहिए मेरे को, ये दिखाने के लिए नहीं है। जिसके जूते जाई जो है बांट दो फटाफट। ठीक है, जो रात भर काम करोगे, बट मेरे को बटा वो चाहिए सामान पूरा। भाई जवान इस्तेमाल करेगा वो चीज़, नहीं तभी आएगी डिमांड में। आप पड़े पड़े यहीं कंडम कर दो, इशू भी मत करो, उसका फ़ायदा क्या हुआ कलेक्ट करने का, है ना। इसी बदलाव के दौर में एक अग्निपथ स्कीम आई सर। अग्निवीर। अग्निपथ के तहत अग्निवीर अग्निवीर, भर्ती होना yes। शुरू हुए सर। हाँ जी। अब सोशल मीडिया पर जगह जगह अग्निपथ का काफ़ी इस स्कीम का विरोध हो रहा है। कुछ इसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। इसमें कई कोर्ट में केसेस भी गए हैं अग्निवीर को लेकर, क्योंकि कुछ लोगों का भर्ती होने का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका था
और लास्ट में उनको कॉल भी नहीं किया गया। और हमारे पूर्व सेना प्रमुख ने भी अपनी एक बुक में इसका जिक्र किया है। इसके ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने किताब पढ़ी नहीं, उन्होंने क्या जिक्र किया, आई डोंट नो अबाउट इट सर। ठीक है, बट मैं ये कहता हूँ कि जब आप चेयर में हैं और आप किसी चीज़ में डिफरेंस कर सकते हैं, आप ले लीजिए डिसीजन उस समय। बाद में कहने का कोई फ़ायदा ही नहीं किसी चीज़ का। आप मुझसे पूछ लीजिए, मैंने कोई काम करना नहीं करना अभी बता दूंगा, नहीं करना मतलब नहीं करना। जी सर। बाद में जिक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है ना? करेक्ट सर। अब अभी पूछ लीजिए मुझसे, कारण रहो, मैं हमेशा बोलता हूँ नो रीज़न इज़ अ गुड रीज़न। जी। ठीक है, मैंने करना है तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, नहीं करना तो भी उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, बदलाव जैसा भी हो, लोगों की अच्छी बुरी ओपिनियन हर एक चीज़ पे रहेगी। सर। लोग कहीं रिश्ता करने जाते हैं, बताते नहीं ये लड़के में कमी है, ये लड़के के बारे में ऐसा सुना, ये लड़का अच्छा है, ये लड़की ऐसे है, लड़की वैसे है। एक नॉर्मल रिश्ता कायम करने जाते हैं, वहाँ से लेके कोई चीज़ खरीदते हैं, नहीं जी ये जल्दी खत्म हो जाती है, इसकी वारंटी ख़राब हो गई, इसके तो रिव्यू ठीक नहीं है। आप जाइए नेट पे, होटल से लेकर किसी चीज़ पे रिव्यू आपको अच्छे बुरे दोनों मिलेंगे, सब मिल जाएंगे सर। दिस इज़ ह्यूमन नेचर, है ना? कोई चीज़ अब है ना फिक्स ऐसी चीज़ बताइए लाइफ में जिसमें लोग सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा है, कोई भी एक ऐसा आदमी या कोई ऐसा इशू। दोनों पहलू होते हैं, हर चीज़ के दोनों पहलू। कुछ कमियां आप में भी निकलेंगी, तेरी कमियां मेरे में भी निकलेंगी, एक आधी अच्छी चीज़ मेरे में भी है, 10 अच्छी चीज़ आप में भी निकलेंगी। पॉलिसी है ना, कभी ना कभी चेंज होता ही है, संविधान तक में लोग चेंज कर रहे हैं। जी ठीक सर। है, तो ये पॉलिसी है। मैं तो सिर्फ इसमें ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये पॉलिसी है, कहना चाहूँगा कि पॉलिसी अच्छी है बुरी है। ठीक है, कोई इसमें बोलेगा कि नहीं सर ये तो पॉलिटिशियन टाइप व्यू हो गया, कोई बात नहीं, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी ओपिनियन बना लीजिएगा। जी सर। मैं ये जानता हूँ ये फौज भैया जो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है सर। जो अपनी खुशी से आना चाहता है वो आए, जो नहीं आना चाहता ना आए। मेरे पास रीज़न था, मैं आना चाहता था, मेरे को नशा था फौज में आने का, मैंने कोई रीज़न नहीं देखा। फौज में मैं आपको बता रहा हूँ, निकालना चाहूँ तो 1000 गलतियाँ निकाल सकता हूँ, बट क्यों निकालूँ? आप फौज में नौकरी करके आए, आप में कमी हो सकती है, मैं करके आया हूँ, मेरे में कमी हो सकती है, बट फौज आपसे, मेरे से और हमारे जैसे और तमाम भाई बहन हैं, ठीक है, जो जवान भी हैं, जो यशु साहब भी हैं और अफसर भी हैं, हम लोगों ने बनाई फौज। जी सर। 2 आदमी 10 आदमी या 4 आदमी खराब हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन खराब नहीं हो सकती कभी नहीं। फौज तो अच्छी है, जब हम थे तब भी रोजी रोटी दी, जब घर आ गए तब भी हमारे घर में 4 पैसे देती है फौज, मेडिकल सुविधा भी देती है। किस लिहाज से आप फौज में कभी निकाल सकते हैं भाई? आपके एक्सपीरियंस बुरे हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, हो सकता है आपको आपका भैया जो अधिकारी है ऊपर अच्छा ना मिला हो स्वभाव से, आपके जूनियर आपको गलत टकरा गए हो, ठीक है, पर उससे ये तो नहीं है ना कि फौज खराब है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो किसी चीज़ को ये बोल देना अच्छा बुरा है ना, इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं कहता हूँ आप अच्छा बुरा जो भी है, बजाय 4 लोगों को बताने के, आप खुद डिसाइड कीजिए अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। मैं कोई मॉरल कस्टोडियन नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे देश को बताऊंगा या लोगों को बताऊंगा फौज में जाइए या मत जाइए। जी। मैं बता सकता हूँ, मैंने फौज में भैया जी कर खुल करके ज़िंदगी दी। आज की तारीख में जैसा हूँ क्रेडिट देता हूँ, फौज ने मेरे को कुछ बनाया, ठीक है, एक पहचान दी, बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली, दुनिया भर के लाइफ लॉन्ग मेरे को अच्छे दोस्त दिए, है ना, इतने मजबूत जवान मेरे साथ में रहे, मैं उनके साथ में रहा। इट्स ऑनर टू सर्व इन द यूनिफॉर्म। जो मेरा शौक था, जो मेरा पैशन था, वो मैं पूरा कर पाया, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तो इसलिए मैं कभी गलत नहीं बोलूँगा। स्कीम अगर थी तो दुनिया भर के लोग हैं, रात रात में स्कीम नहीं बनती जी। अगर इतने सारे लोग हैं फौज के अंदर, तो फिर उसको क्यों अप्रूव किया आपने? और अगर अप्रूव होगी तो एक बार ट्राई करके देखो, फिर जब चीज़ आ गई, फौज तो हुक्म पे चलती है, ठीक है। अब उसका चाहे आप अखबार में लिखते रहिए चाहे किताब में लिखते रहिए, ऐसा है वैसा है, कोई चीज़ मायने नहीं रखती। जो चीज़ एक बार ग्राउंड में एग्जीक्यूट हो गई तो हो गई। आप देख लीजिए, आपको उसमें फ़ायदा दिखाई देता है, कंटिन्यू आपको अच्छा नहीं लगता, आप जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, आप खुले मन से जाना चाहते हैं, कुछ सर्विस करना चाहते हैं, प्लीज़ जाइए। फौज को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। आप उसमें कमी ढूंढते हो, लेकिन अपनी है ना नौकरी ढूंढ रहे हो और आप जाके कमियां भी निकालोगे, फिर मत जाइए। सर कोई भी काम करो, मतलब खाना भी अगर खा रहे हो, खुश होकर खाओगे तो तन को मन को लगेगा, बट खाने में 4 कमियां निकालोगे, खा भी लोगे ना सर, वजन बढ़ेगा या फिर शरीर कमज़ोर ही रहेगा, निकलेगा कुछ नहीं। सर यहाँ मुझे एक और जिज्ञासा जानी आपसे कुछ जानने की। हाँ जी। कि सेना के अंदर जब तक हम जॉब कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो, जेसीओ हो या जवान हो, जॉब करते हैं, जैसे ही जॉब से बाहर आते हैं फिर वो कोर्ट केसेस में चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हैं जो कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, उसी मुद्दे पर जॉब में रहते हुए आवाज़ नहीं उठाते। इस अगेन इंडिविजुअल चॉइस है ना। आदमी में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फौज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फौज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो रीड की हड्डी है एक्चुअली, है ना। किसी की बहुत मजबूत होती है, कुछ भी आ जाए, सीनियर आ जाए, जो भी आ जाए, बात सही है तो सही है। जिसकी थोड़ी हिली हुई है, कमज़ोर है, वो कभी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाएं भी खिसकती है,
कभी बाएं भी खिसकती है, कभी थोड़ी आगे भी झुकती है, ज़रूरत के मुताबिक सीधी भी खड़ी हो जाती है। तो ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। जब चीज़ आपके सामने है और आपको लग रहा है गलत है, आपने नो क्यों नहीं बोला? जब ना फील्ड मार्शल मानिक बोल के भी गए थे जी, यस मैन किसी का नहीं है। जो आदमी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित नहीं है, वो है ना अपने लिए सोचने में क्या टाइम लगाएगा? सही आप कहा जब सर। अंदर थे, आपके पास चांस था भाई, सेम दाल रोटी मिल रही है, प्रमोशनल एग्जाम है, चाहे ऑफिसर हो। मैं भी कह सकता हूँ कि यार मेरे को और ज़्यादा आगे जाना चाहिए था, मुझे और नौकरी करनी चाहिए थी, कल को एक कोर्ट केस करूँ, बट क्या फ़ायदा? जब मौका था तो मेरे को और ज़्यादा बेहतर कर लेना चाहिए था। वैसे भी ऐसा स्ट्रक्चर है फौज का, हर आदमी है ना चीफ नहीं बन सकता, एक ही आदमी बनेगा, है करेक्ट ना। सर। कुछ लोग उसके नीचे होंगे, आते आते बेस चौड़ा हो जाएगा। आपके जब मौका है, प्लीज़ आप अपनी काबिलियत सिद्ध कीजिए, है ना। कोर्ट केस वगैरह में जाकर के मुझे लगता है ना हम अपने ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि एक आधा केस जेन्युइन भी हो सकता है, बट हर चीज़ के लिए कोर्ट में जाओगे तो आप इतने साल नौकरी करके आए, आपको अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है। आपके पास मौका था, आप कुछ अच्छा प्रूव कर लेते। कई लोगों की पेंशन रुकी हुई है, या पेंशन ऊपर नीचे हो रही है, लेट हो गई है, कम आई है, ज़्यादा आई है, वो जेन्युइन केसेस हैं, आपको जाना चाहिए। जी, ठीक है, लेकिन प्रमोशन को लेकर के आप सिविल में जा रहे हो, वो तो मेरे को समझ में नहीं आता। भाई किसी तरह का प्रमोशन हो, काडर होते हैं जी, आपके, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, आपको मौका दिया जाता है, और सिस्टम बड़ा फेयर है। मैं खुद भी रहा हूँ हिस्सा, उसमें देखा जाता है पूरा कि भाई इंडिविजुअल ने कितनी नौकरी करी, है ना, हार्ड फील्ड में कितना किया, कौन सा मेडल मिला हुआ है, इनकी रिपोर्ट्स कैसी हैं, सारी चीज़ ओवरऑल देखी जाती है। पूरा पास्ट रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही हाँ जी। तराजू पे तुलता है बंदा, और तब जाके आगे का प्रमोशन निर्धारित ठीक होता है, कई बार क्या वो देखते हैं कि सर मैं ज़्यादा मजबूत था, ये आदमी यस मैन है, हमेशा यस यस बोल करके गया है। बट अब ये इंडिविजुअल चॉइस है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अच्छी बुरी चीज़ ऊपर से आती है, सामने बैठा हुआ है, और ये बहुत बड़ा इश्यू है। लाइफ में कुछ भी करो आप, लेकिन एक गलत आदमी को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये ज़रूर कहूँगा। है। जी, जो आदमी कमज़ोर है, जिसकी रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है, जो काम नहीं जानता लेकिन काम की चिंता करता है, और चिंता की ना फिक्र हर जगह करता है, जिक्र जैसा बहुत काम है, मैंने ये किया वो किया। तो एक आदमी जो ऊपर बैठा उसको दिखना चाहिए कि ये आदमी चापलूसी ज़्यादा करता है, हर चीज़ में हाँ बोलता है लेकिन काम नहीं करता। ठीक है, दूसरा आदमी है कि ये थोड़ा कड़क आदमी है, बोलता नहीं साहब ये गलत बात है, साहब ये हक में नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको एडवाइस सही दे रहा है। ऐसा आदमी ग्राउंड पे हमेशा काम आएगा लास्ट में। बट कई बार क्या होता है, किसी को पसंद नहीं आता रवैया कि यार ये बहुत मुंह पे बोल देता है चीज़ें, कोई नाराज़ हो जाता है, रिपोर्ट में रगड़ देता है, वो तो खैर गलत है। बट उसका इलाज वही, इतने सारे लोग हैं। फौज जो है इट इज़ ए पर्सनैलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेम ट्रेनिंग मिलती है हर एक को, बट स्वभाव है वो अपना खुद का है। कोई आदमी है ना जल्दी में डर जाता है, कोई आदमी है ना बहुत मजबूती से खड़ा रहता है, प्रॉब्लम आती है तो। कोई आदमी सीनियर के सामने हमेशा बिल्कुल झुका रहता है, कुछ साथ में साफ बात करता है। कोई गलत काम कर देता है, कोई हमेशा अच्छी चखलाई को पकड़ के चलता है, कोई लोगों को अपने साथ लेकर के चलता है, कोई डरा करके भाई मैं सबका बॉस हूँ, वो ऐसे चलता है। तो ये तो हर जगह मिलेंगे इस तरह का माहौल, आपको फौज में मिलेगा, सिविल में मिलेगा। पर्सनालिटी ओरिएंटेड है, अगेन इंडिविजुअल गलत हो सकता है, फौज गलत नहीं हो सकती। मांगने से कुछ नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। कमाना पड़ता है, बिल्कुल सही कहा सर। और स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए और ऑर्गेनाइजेशन।